स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल जो हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर था, जैसे ही लैंड किया पूरे देश भर में सेलिब्रेशंस देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर आई है अब लेटेस्ट कि यहां पर विक्रम लैंडर के अंदर जो प्रज्ञान रोवर था वो इसके बाहर निकल चुका है। जी हां, इसके बारे में कल देर रात को इसरो की तरफ से बताया गया। देखिए बड़ी बात क्यों है, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये जो रोवर आप देख रहे हो छोटा सा, जो कि विक्रम लैंडर के अंदर था, हो सकता था शायद ये एक दिन के बाद इसको बाहर निकाला जाए, लेकिन सिचुएशंस को ठीक देखते हुए इसको अभी निकाल दिया गया। आप देख पाएंगे प्रज्ञान रोवर बिगिंस एग्जिट प्रोसेस फ्रॉम लैंडर एज डस्ट सेटल्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्यों, आखिरकार क्या कारण है कि अभी इसको बाहर निकाल दिया गया और किस कंडीशंस में निकाला जाता है, ये जो रोवर है वो क्या करेगा, इन सब चीज के बारे में काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। कल से 3 लाइव बैच स्टार्ट किए गए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है और इन सभी क्लासेस में आपको लाइव मिलेगा, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान 3, उसने परफेक्ट लैंडिंग की है, मतलब कि जरा भी इधर उधर नहीं किया गया। जो हमने सोचा था, जैसे सोचा था, मून के साउथ पोल पर जिस पॉइंट पर हमने सोचा था उसको हमने यहां पर लैंड करा लिया है। लेकिन जो अगला मैन्यूवर है, जो अगला मेन चीज है, वो ये है कि प्रज्ञान रोवर क्या ठीक से काम करता है कि नहीं। और इसके लिए पहला जो पिक्चर है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, पहला पिक्चर यहां पर जो रोवर का है वो भेजा गया है। क्योंकि देखिए क्या है, आपको पता होगा कि लैंडर में भी यहां पर कैमरा लगे हैं और जो रोवर है इसके अंदर भी कैमरा लगे हैं। तो लैंडर यहां पर पिक्चर लिया जब रोवर एग्जिट कर रहा था। ये जो आप देख रहे हो, इसके यहां पर रोवर रखा हुआ था और जब ये एग्जिट कर रहा था तो लैंडर ने इसकी पिक्चर ली है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि जैसे आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि जब ये लैंडर लैंड किया, ठीक है, तो उसी समय ये रोवर को क्यों नहीं निकाला गया। ये जो प्रज्ञान रोवर है इसको उसी समय क्यों नहीं निकाला गया, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब ये लैंडर लैंड कर रहा था तो आपको पता होगा कि इस लैंडर की स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, तो इस लैंडर की स्पीड कम करने के लिए प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि यहां पर उसको रोका गया, जिसकी वजह से जो डस्ट वगैरह है, यहां पर मून के सरफेस पर जो डस्ट है वो बहुत ज्यादा निकला होगा। देखो इसका भी जो पूरा वीडियो वगैरह है, मुझे लगता है कि इसरो आगे चलकर रिलीज करेगा, क्योंकि इसरो के पास जो रियल पिक्चर्स हैं वो होंगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा जो डस्ट होगा आसपास वो यहां पर निकला होगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं चांद के सतह की। अब जैसे कि धरती पर क्या होता है, कोई भी डस्ट वगैरह होता है, अगर आप उसको हवा में उछालो तो वो तुरंत सेटल हो जाता है, मतलब जमीन पर सेटल हो जाता है आसानी से। लेकिन चांद पर आपको पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती पर है वो चांद पर नहीं है, और इसकी वजह से जो डस्ट वगैरह है वो जल्दी सेटल नहीं होते, वो हवा में ही रहते हैं, उनको सेटल होने में टाइम लगता है। तो डर ये था बेसिकली कि अगर मान लो जैसे ही लैंडर लैंड किया उसी समय अगर हम ये रोवर निकाल देते तो हो सकता था कि जो रोवर का कैमरा है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो डस्ट की वजह से खराब हो सकते थे। और यही कारण है कि उसको तुरंत इमीडिएट बेसिस पर नहीं निकाला गया था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो इसरो चीफ जो एस सोमनाथ जी हैं, उनका यहां पर बयान भी आया था कि हो सकता है कि रोवर को निकालने में 1 दिन का समय लग जाए। लेकिन यहां पर कुछ ही घंटों के बाद, आई थिंक मुझे लगता है शायद 7-8 घंटे के अंदर 7-8 आवर्स के अंदर ये जो रोवर है उसको लैंडर से निकाल दिया गया। और ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये रोवर है, ये आपका एग्जिट कर रहा है लैंडर से, इसको धीरे धीरे यहां पर निकाला जा रहा है। ये पहला पिक्चर जो रिलीज किया गया है लैंडर की तरफ से, वो आप यहां पर देख सकते हो। और साथ ही साथ यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो रोवर है इसको
निकाला कैसे जा रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, जो रोवर है प्रज्ञान, ये पहले क्या होगा कि इसका जो सोलर अरे है, मैं आपको दिखाता हूं अगेन। ये अगर आप देखोगे, जो आप देख रहे हो ये वाला जो पैनल, ये सोलर अरे, इसको यहां पर उठाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर अरे को उठाया गया ताकि यहां पर जो एनर्जी है सन से वो इसको मिल सके और ये यहां पर मूव कर सके। उसके बाद क्या होता है कि देखिए ये जो प्रज्ञान रोवर आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये एकदम इकलौता है, इसका एक वायर से अटैच किया जाता है लैंडर से के साथ। मतलब कि लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बीच में एक वायर है जो प्रज्ञान रोवर को अपने साथ रखता है। तो जब ये बेसिकली लैंड कर रहा है और जब ये लैंड करके सतह पर आ जाएगा, ये जो रोवर है ये सतह पर होगा, तब यहां पर क्या होगा कि जो वायर है लैंडर के साथ उसको कट कर दिया जाएगा और ये रोवर क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली अपना जाएगा सतह पर और जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है वो कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको अगेन इस पिक्चर में दिखाता हूं, ये रोवर है, ये अपना इंडिपेंडेंट हो गया, जो वायर अटैच हुआ था लैंडर के साथ वो हट गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से इसको यहां पर एग्जिट कराया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या होगा। देखो यहां पर एक बात तो सुनिश्चित है कि अगले 14 दिन के लिए यह सक्सेसफुली काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे भारत में क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है, तो 1 डे उसको कहते हैं। तो वैसे ही चांद पर अगर आप देखोगे 1 लूनर डे, तो वो बेसिकली धरती के 14 दिन बराबर होता है। मतलब लगातार 14 दिन तक वहां पर सूरज की रोशनी आती है एक जगह, फिर 14 दिन तक रात होता है, फिर 14, मतलब मैं धरती के 14 दिन की बात कर रहा हूं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा वहां पर दिन रहता है, फिर जब रात आएगा तो उसमें 14 डेज लग जाते हैं। तो 1 लूनर डे इक्वल्स टू 14 अर्थ डेज, ये आपको समझना है। अब आपको पता ही है, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो रोवर वगैरह है इसके अंदर यहां पर सोलर पैनल्स लगे हैं, लैंडर पर सोलर पैनल लगे हैं, रोवर पर सोलर पैनल लगे हैं। तो अब से लेकर 14 दिन तक, जब तक दिन है वहां पर, तब तक तो ये आसानी से काम करेगा। और बेसिकली क्या होगा कि रोवर में जो भी यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उसका डेटा भेजा जाएगा यहां पर लैंडर में, और लैंडर से डायरेक्टली जो डेटा है वो भारत भेजा जाएगा। भारत में कहां पर? बेंगलुरु में यहां पर जो भी लैब है वहां पर ये सारे डेटा ट्रांसफर किए जाएंगे। इस तरह से चीजें कनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो भी यहां पर मौजूद है। तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है कम्युनिकेशन में, तो यहां पर जो लैंडर है वो चंद्रयान 2 को यहां पर भेजेगा जो भी सिग्नल है, और वहां से हमें डायरेक्टली पृथ्वी पर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो मिल जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 14 दिन के बाद जब रात आएगी तब क्या होगा? तो क्या उसके बाद कभी ये वर्क नहीं करेगा? लैंडर और रोवर क्या कभी वर्क नहीं करेगा? देखो अभी के लिए श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। यहां पर क्या है ना कि 14 डेज के बाद जब दिन खत्म हो जाएगा चांद पर और जब रात आएगी अगले 14 डेज के लिए, तो क्या होता है कि वहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती है। वहां पर जो टेम्परेचर है वो -200 से भी कम हो जाता है। आप सोच के देखिए, मतलब कि देखो हमारा जो लैंडर है और रोवर जो बनाया गया है वो बनाया गया है ताकि इस एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस कर सकें, लेकिन हम सही से चीजों को नहीं कह सकते। अब जब रात खत्म होगी, वापस से दिन होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो क्या वो रोवर और लैंडर फिर से वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए तो 14 डेज के लिए तो ये वर्क करेगा, ये हमको समझने की जरूरत है। अब देखिए रोवर के बारे में क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर यहां पर इंप्रेशन क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि जो रोवर चलेगा चांद के ऊपर, तो इसमें 2 इंप्रेशन क्रिएट होंगे। कौन कौन से? एक होगा इसरो का लोगो और दूसरा होगा नेशनल एम्बलम। ये इसरो का लोगो आप देख रहे हो यहां पर, और ये नेशनल एम्बलम जो कि आपको पता है लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो सारनाथ पे है वो आपको देखने को मिलता है। अब ये इंप्रेशन कैसे क्रिएट हो रहा है? देखिए रोवर का अगर आप देखोगे तो टोटल 6 व्हील्स हैं यहां पर, 3 इधर और 3 इधर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इसका सबसे पीछे वाला व्हील है ना दोनों, वहां पर आपको ये इंप्रेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आगे वाले व्हील में अगर ये इंप्रेशन डाला जाता तो पीछे भी तो व्हील चल रही है तो वो उसको खराब कर देती। तो इसी की वजह से जो सबसे पीछे वाला व्हील है दोनों, वहां पर ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया है इस व्हील पर, ताकि ये हमेशा के लिए इंप्रिंट हो जाए। क्योंकि आपको यह भी समझना है कि चांद पर एटमॉस्फेयर नील के बराबर है, तो जब तक वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जब तक वहां पर वापस से कुछ डस्ट नहीं जमा हो जाता, कुछ होता नहीं, तब तक ये इंप्रिंट लगातार हमेशा के लिए बना रहेगा। तो ये भी यहां पर किया गया है। अब रोवर के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, उसके अंदर पेलोड क्या है? देखो लैंडर और रोवर दोनों में यहां पर साइंटिफिक पेलोड आपको देखने को मिलेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट किया जा सके लूनर सरफेस पर। अगर हम रोवर की बात करें तो 2 पेलोड हैं और उसका मेन काम होगा कि जो केमिकल है
चांद के ऊपर वो कौन सा है, कंपोनेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला यहां पर जो पेलोड है रोवर में वो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कि लूनर सरफेस पर जो मिट्टी वगैरह है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरा पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा कि वहां पर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन कितना है सॉइल में, रॉक में, क्या वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो सारी चीजें यहां पर चेक की जाएंगी। और फाइनली जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पल बता देता हूं कि जो हमारा पूरा अभी तक का सफर रहा है इसरो का, वो अगर आप देखोगे तो 1962 में पहली बार जो इंडिया स्पेस प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। और उस समय इसका नाम इसरो नहीं था, ये उसका नाम था इनकोस्पार। ये आप देख सकते हो, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। आगे चलकर 1969 में इसका नाम रखा गया इसरो। 1975 में पहली बार भारत का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा आर्यभट्ट, वो हमने रशिया की मदद से किया था। फिर 1980 में जाकर पहली बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारा खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो हमने स्टार्ट किया 1980 में। और उस समय पहला जो हमारा रोहिणी सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया था इससे। 1984 में आपको पता होगा विंग कमांडर राकेश शर्मा ये पहले भारतीय बने जो स्पेस में गए थे। और 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, कौन भूल सकता है, 2019 में चंद्रयान 2 और फाइनली अब चंद्रयान 3। तो ये सब कुछ है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द मोस्ट जायंट क्रेटर ऑन द मून कॉल्ड? आपको पता है चांद के ऊपर कई सारे यहां पर गड्ढे हैं, क्रेटर बोला जाता है। सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी बैच लेना हो, कोई भी कोर्सेज लेना हो स्टडी IQ पर, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।